चलते हैं हम अपने आज का टॉपिक सेकंड, इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। चलो देखो, तो हमारा आज का टॉपिक है कि डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे हम क्या निकालना चाहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। हम तुमको बता के आए थे कि जो डाइपोल है, ठीक है, अब ये डाइपोल पता है कि डाइपोल किसको कहते हैं, तो एक प्लस और एक माइनस दोनों का परिमाण बराबर, ठीक है, परिमाण बराबर होना चाहिए और यानी मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, उन दोनों के बीच की दूरी 2l हो या फिर l हो, d हो, कुछ भी, कुछ दूरी पे, निश्चित दूरी पे रख दिया जाता है, एक प्लस और एक माइनस। उन्हें पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पूरे सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। अब उसी डाइपोल के कारण हम किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि हमारे पास जो डाइपोल है, ठीक है, अब हम एक डाइपोल बनाना चाहते हैं इक्वेटोरियल को समझने के लिए। तो सबसे पहले बेसिकली सी बात हम समझ लेते हैं इक्वेटोरियल होता क्या है। तो देखो, इक्वेटोरियल कहने का मतलब हम लोग एक डाइपोल पढ़े थे, ठीक है, डाइपोल, सपोज दैट अब इस डाइपोल का कोई ना कोई सेंटर है, ठीक है, यानी ये गोल है, ठीक है। चलो अब इस डाइपोल का जो सेंटर है यानी कि ये, ठीक है, यानी बीचों बीच ये सेंटर है। अब इसी सेंटर पर से हम क्या कर देंगे, एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, ठीक है, यानी डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे, डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे, उसी को हम कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, उसी को क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी अब हमें क्या करना है कि सपोज दैट एक रफ फिगर है, कहने का मतलब ये है कि हमारा डाइपोल है, ठीक है, ये हमारा डाइपोल है। अब ये डाइपोल के सेंटर, ठीक है, ये डाइपोल के सेंटर से हम क्या कर रहे हैं कि एक लंब को ले रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर कहां डाल दिए, डाइपोल पे डाल दिए परपेंडिकुलर लाइन। अब इस लाइन के पॉइंट, यानी इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, और यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे P, यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यानी एक डाइपोल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर लेंगे और उस परपेंडिकुलर पे कोई पॉइंट P लेंगे, कोई पॉइंट Q लेंगे, जो भी पॉइंट लेना है उस पॉइंट को लेंगे और वहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। पहले हम लोग निकाल के लाए थे एक्सियल लाइन पे, या एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो, तो वो तो क्लियर है। दूसरा हमारा इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल समझ में आ ही गया होगा कि इक्वेटोरियल किसको कहते हैं और इक्वेटोरियल होता क्या है। तो डाइपोल के सेंटर से जब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, उसी लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, और जब इक्वेटोरियल लाइन है तो उसी पे कोई पॉइंट लेंगे तो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, वहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या ये बात क्लियर है, टॉपिक क्लियर है। टॉपिक क्या कर रहा था सबसे पहले यही जानना जरूरी है, उसके बाद तो डेरिवेशन बिल्कुल इजी है। तो पहले टॉपिक यही कर रहा है कि हमको डाइपोल के कारण, ठीक है, डाइपोल के कारण हमको एक इक्वेटोरियल पॉइंट निकालना है, जिसपे हमको क्या चाहिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो ये बात क्लियर है, जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है। चलो बात करते हैं कि इसको इरेज करते हैं, फिगर से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमें कह क्या रहा है और करना क्या है। तो देखो बेसिकली हम एक ट्रायंगल से यूज करेंगे ताकि हमको इसको अच्छा से समझा सके इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या है, ठीक है। चलो हम ये डाइपोल ले लिए, ठीक है, ये डाइपोल है आपका, ये डाइपोल है यहां से लेके यहां तक, ये जो डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट और यहाँ पे हम पॉइंट लेने वाले हैं, ये डाइपोल है आपका, ठीक है, डाइपोल। अब डाइपोल क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, चार्ज क्या होगा, बस चार्ज का डायरेक्शन अलग अलग, यानी चार्ज का जो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो एक तरफ हम पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट ए, और इधर पॉइंट ले लेते हैं बी, और पॉइंट ए पे हम लोग माइनस चार्ज रख देते हैं, यानी पॉइंट ए पे हम लोग माइनस चार्ज रख दिए और पॉइंट बी पे हम लोग प्लस चार्ज रख दिए। तो बाबू ये डाइपोल बन गया, डाइपोल तो बन गया ना। डाइपोल तो यही कहता है कि जब क्या हो, दोनों के बीच में कुछ दूरी हो और दूरी पे क्या हो कि एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, उसकी प्रकृति चेंज होना चाहिए। तो इतना तो कर दिया कि डाइपोल बना लिया, ठीक है। चलो डाइपोल तो हम लोगों ने बना लिया। डाइपोल बनाने पे हम लोग को पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी है, तो दूरी हम लिख ही देते हैं, 2a लेते हैं हम लोग या फिर 2l लो, और पता है कि हम लोग 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि आधा आधा बांटने में आसानी हो। अगर l लेंगे तो l/2 करना होगा, ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो उसको उस तरह लेंथी ना बनाने के लिए हम लोग 2a लेते हैं। चलो d कुछ भी ले सकते हैं, बस लेंथ माने हैं तो कुछ भी मान सकते हैं। चलो अब कहने का मतलब मेरा ये था कि अब यहां से यहां तक का वैल्यू तो सबको पता हो गया कि a होगा, और यहां से यहां तक का वैल्यू सबको पता हो गया कि a होगा, ठीक है। चलो ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल पे हम एक पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट, जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, o, मिड पॉइंट ले लिया, o से क्या कर दिया, डाइपोल से o लिए, ठीक। अब इस डाइपोल के मिड पॉइंट से एक इक्वेटोरियल लाइन ले लिए, यानी इक्वेटोरियल लाइन ले लिए, ठीक है। डाइपोल के मिड पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन लिए, उसी को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, और उस पे कोई पॉइंट एक पी ले लिए, ठीक है, उस पे कोई एक पॉइंट पी ले लिए। ये चीजें क्लियर है। फिगर अगर क्लियर है तो डेरिवेशन बिल्कुल इजी होगा, फिगर क्लियर, डेरिवेशन इजी। फिगर क्लियर नहीं है तो डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आएगा, वो बार बार रटना पड़ जाएगा, याद करना पड़ जाएगा, पूरा को रटना पड़ जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं कि ये हमारा पी, ठीक, जो कि अभी तक क्वेश्चन कह रहा था कि मिड पॉइंट से एक लाइन लीजिए, परपेंडिकुलर हमने लिया, और उस पे कोई एक पॉइंट लीजिए, वहां पे हम लोगों ने पॉइंट लिया, और ओ से पी तक की दूरी को मान लेते हैं r है, यानी ओ से पी तक की दूरी जो हमारा है वो r है,
ठीक, यानी O से लेकर P तक की दूरी r है और दोनों डाइपोल के बीच की यानी डाइपोल के दोनों आवेश के बीच की दूरी 2a है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लेकिन एक बात हम तुमको रफ में बताना चाहते हैं, क्या कि सभी को पता होगा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, OBP और AOP और POB, कोई भी ट्रायंगल बन रहा है यानी दोनों। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, एक हम ट्रायंगल को उठा रहे हैं, ठीक है, देखो अब एक ट्रायंगल को ले लिए हैं हम, P ले रहे हैं और O ले रहे हैं और यहाँ पे B ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमको पता है कि ये A है और ये R है। तो ध्यान दो, हमें PB अगर निकालना है, PB निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे तो ये 90 डिग्री बन रहा था बाबू, देखो ये 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यानी यह 90 है, तो पता है कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमें ये लाइनें चाहिए, ठीक है। यानी अब ये लाइन क्यों चाहिए, सो सुनो, किसी बिंदु पर यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लगाए जाने वाला बल यानी लगाए जाने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए हमको दोनों बीच की दूरी यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि एक सिंगल आवेश के कारण जो विद्युत बल लगता है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए ना, Q/r² पर क्या है, तो आर हमको तो दूरी चाहिए। तो दूरी आखिर इस पॉइंट से यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी बी से कितना फोर्स लग रहा है, ए से कितना फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को निकालने के लिए हमको बाबू दूरी चाहिए। तो दूरी चाहिए तो हमको पता है कि बेस दिया हुआ है यानी आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो क्या हम कर्ण निकाल सकते हैं। आधार दिया हुआ है, ठीक है, और हम लंब दिया हुआ है, तो क्या हम कर्ण निकाल सकते हैं। बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो ये यहाँ पे है। चलो, तो कहने का मतलब हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, बेस का और हाइट का यानी हाइपोटेनस जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर को क्या करता है, ऐड करता है। तो हम लोग जानते हैं इसको स्क्वायर को हटाते हैं, ठीक है, तो हम लोग को पता है डायरेक्ट उतना क्या करें, तो ये होता है r² और प्लस में क्या होता है a² यानी आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। तो a² प्लस में r का स्क्वायर, तो यही रह जाएगा √r² प्लस में a², ठीक है, √r² प्लस में a²। क्या a से लेकर p तक का दूरी और b से लेकर p तक का दूरी निकल गया। क्या किसी को कोई दिक्कत इस कर्ण में, ये रफ फिगर है, इस फिगर को यहाँ से उठा के यहाँ लाए हैं। कहने का मतलब है कि हमको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हमको हाइपोटेनस निकाले, तो मेरा हाइपोटेनस ये है यानी कर्ण हमारा ये है। तो चलो अब बात करते हैं कि ये हमारा तो निकल गया, ठीक है, तो निकल गया तो वहां चिपका देते हैं, ठीक है, यानी हमारा जो निकला है √r² प्लस में a², यही निकला है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस निकाल लिया जो कि हमको जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो सिंगल आवेश के कारण जो हमारा क्या होता है, चार्ज निकालना होता है, तो उस चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, जो क्या होता है K/r²। तो K/r², तो r² के लिए हमको तो दूरी चाहिए, तो दूरी के लिए हम लोग दूरी निकाल लिए। चलो अब इस रफ को करते हैं इरेज। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं कि हम लोग को जो बेसिक नीड था वो निकाल चुके हैं, यानी जो हमको बात इसमें निकालना था वो निकाल चुके हैं। अब ध्यान देना है कि इस -q के कारण P पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इस -q आवेश के कारण P पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वो किधर की तरफ होगा, डायरेक्शन, और इस +q के कारण इस P पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा। मेन मैटर यही करता है बाबू कि ए का जो यानी -q के कारण जो P पे जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, और B के कारण यानी +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स P पे लगेगा वो कैसा होगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो यही P पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी प्लस के कारण भी और माइनस के कारण भी, यानी दोनों को बाद में ऐड करेंगे तो वो तो बात की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर सम होता है, ठीक है, वेक्टर सम होता है, तो वेक्टर सम होता है तो दोनों का तो एक बार पहले इसका निकालेंगे, एक बार इसका निकालेंगे, ठीक है, वो तो बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, लेकिन डायरेक्शन वो तो पता करना है कि डायरेक्शन किधर जाएगा। अब जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगा तब तक निकालेंगे नहीं, और निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं पता चलेंगे। तो चलो हमको पता है कि -q के कारण जो लगेगा वो फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। अब ये नीचे की तरफ होगा, इससे पहले थोड़ा सा एक हिंट्स देते हैं आपको। हिंट्स क्या दे रहा है, जैसे हम लोग फोर्स में पढ़ के आए थे, फोर्स में हम लोग ये पढ़ के आए थे कि जैसे हम कोई भी किसी भी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी मान लो कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, बॉल है, यही पेन मान लो। अब इस पेन में, ठीक है, पेन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पेन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि पेन में कोई बॉल ऊपर की तरफ इसको खींच रहा है और कोई बॉल इसको इधर की तरफ खींच रहा है, यानी कोई एक बॉल जो काम कर रहा होगा इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा और कोई एक बॉल होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए भी खींच रहा होगा, यानी एक बॉल इसका ऐसे काम कर रहा है और एक बॉल इसका इधर काम कर रहा है, दिख रहा होगा। यानी ये जो पेन है अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जो फैक्टर बल लग रहा है, एक बल काम कर रहा है इसको ऊपर उड़ने में और एक बल काम कर रहा है इसको आगे की तरफ बढ़ने में, ठीक है। तो जब भी हम लोग को पता होता है कि जिसमें जहां पे ये थीटा बनाता है, यानी जहां से जो वस्तु को हम फेंक रहे हैं वहां से जो कोण थीटा बनाती है वहां पे F cos थीटा होता है, यानी फोर्स cos थीटा होता है, और जो ऊपर की तरफ लंबवत बल लगाती है वहां पे F sin थीटा होता है। ये 9th में हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है।
चलो अब बताते हैं कि ये क्या है। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई वस्तु यहाँ है, ठीक है, कोई वस्तु ये P आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आगे की तरफ जा रहा है तो ध्यान ये दो कि एक बल इसको इधर की तरफ खींच रहा है, यानी आगे बढ़ने में इसको मदद कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ने में इस पेन को मदद कर रहा है, ठीक, यानी ये बल। और ये जो बल है इसको ऊपर उड़ने में मदद कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ जाने में इसको मदद कर रहा है। और एक तो है कि वेग इधर की तरफ डिस्टेंस तय करवा रहा है, और एक तो है कि इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तभी तो ये बीच में पेन अटका हुआ है, यानी इस पे जो फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, और एगो फोर्स इधर की तरफ सामने की तरफ इसको वेग करवा रहा है। तो यही कारण है कि बीच में क्या हुआ, अटका हुआ है या फिर बीच में उड़ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो फोर्स यानी जमीनी से, यानी जो फोर्स यहाँ पे थीटा बनाती है, जो फोर्स, ठीक है, यानी जो वस्तु है वो थीटा बनाती है, वो क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है। और ऊपर की तरफ यानी ऊर्ध्वाधर जो बल लगाती है वो होता है एफ साइन थीटा। ये बात कंफर्म है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत कि कोई भी वस्तु अपने, ठीक है, अपने एंगल से जब थीटा बनाती है वो एफ कॉस थीटा होता है, यानी वो फोर्स जो होता है एफ कॉस थीटा होता है, और जो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर बल लगाती है वो एफ साइन थीटा होता है। क्या किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो नो सर, बहुत अच्छा। देखो जब ये बात क्लियर है तो पहले समझ लो, उसके बाद इसको मिटाएंगे। देखो अब इस प्लस के कारण, इस माइनस के कारण जो आवेश लग रहा है, ठीक है, यानी इस माइनस आवेश के कारण जो यहाँ पे फोर्स जो इंडिकेट हो रहा है, यानी फोर्स जो अनुभव हो रहा है, ठीक है, इसको कलर 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 ये कलर, ठीक है, चलो ध्यान देना, यहाँ पे जो फोर्स इसके साथ अनुभव हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो जानते हो कि इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ होगा। जाहिर सी बात है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव क्या करेगा, दोनों को अट्रैक्ट करेगा, तो उसका जो फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, उसका डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो ये माइनस क्यू के कारण यहाँ पे जो फोर्स अनुभव होगा वो फोर्स कैसा होगा बाबू, तो वो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी अंदर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो इस क्यू के कारण जो डायरेक्शन हमारा बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत? चलो, लेकिन अब ये जो फोर्स है, यानी ये जो पॉइंट पी है, तो यहाँ पे तो इसको कोई अटका के रखे हुए है, तो यहाँ पे तो जब ये एंगल बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, अब सपोज दैट यहाँ पे ये बना लिया, ठीक, तो माइनस के कारण तो अंदर की तरफ डायरेक्शन हो गया, और प्लस के कारण चलते हैं, तो इस प्लस के कारण तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, ये प्लस के कारण एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो जब ये बाहर की तरफ फोर्स लगाया तो सपोज दैट ये यहाँ आया, कलर चेंज, ठीक है, ध्यान से देखना, इस माइनस के कारण जो फोर्स लगाया यहाँ पे वो अंदर की तरफ होगा, और इस प्लस के कारण जो फोर्स लगा रहा है वो कहाँ जाएगा बाबू, तो वो बाहर की तरफ जाएगा। ये बात तो सभी को मालूम है, ये बात सभी को मालूम है। यानी अब हम यहाँ पे कंक्लूजन ये निकले कि ईए के कारण जो हमारा फोर्सवा लग रहा था, ईए के कारण वो अंदर की तरफ था, ठीक है, और ईबी के कारण जो फोर्सवा लग रहा था वो क्या है, वो बाहर की तरफ लग रहा है। ये तो क्लियर, इतना से बात बनने वाला नहीं है बाबू। अब क्या होगा सो सुनो, अब होगा ये कि ये तो सिर्फ क्यू के कारण और इस प्लस और माइनस क्यू के कारण था, ठीक है। अब ध्यान दो कि जब इसको अभी जस्ट बोले कि किसी भी पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, इसका मतलब उसमें दो कंपोनेंट काम करता है, उसमें दो कंपोनेंट काम करता है, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी दो कंपोनेंट जब काम करता है तो यहाँ पे तो अभी हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो यहाँ पे ये फोर्सवा जो काम किया ईए के कारण, ठीक है, और ईबी के कारण, तो यहाँ पे जो फोर्स अनुभव कर रहा है, ठीक है, यहां पे जो फोर्स अनुभव कर रहा है ईबी के कारण, वो तो ईबी के कारण जो फोर्स अनुभव कर रहा है, तो यहां पे इसको अटका के रखे हुए, तो अटका के रखने का जो काम था, हमने बताया कि जो अटकाएगा वो क्या होगा, ई साइन थीटा होगा, यानी ईबी साइन थीटा, ठीक है, ईबी साइन थीटा। ईबी के कारण जो यहाँ पे इसको फोर्स को अटका के रखे हुए हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, देख लो ना, इसको ऊपर की तरफ अटका के रखे हुए, यानी कि ईबी साइन थीटा ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ठीक। और तो ईबी साइन थीटा ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो यहाँ पे ईबी कॉस थीटा कहाँ काम करेगा, वो बाहर की तरफ करेगा, क्योंकि यहाँ इसके कारण जो घटक यहाँ पे यानी कंपोनेंट जो बन रहा था, अब ये फोर्स तो बाहर की तरफ लगा रहा है, ईबी के कारण फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, और जब फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है यानी इसको, इस फोर्स जो यहाँ पे अनुभव हो रहा है उसको एक ऊपर की तरफ टांग के रखेगा और एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली में जब भी होता है तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो वर्टिकली में हम बेसिकली बी के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, बी के कारण तो इस पॉइंट पे जो अनुभव कर रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो साइन थीटा, तो ईबी साइन थीटा, और जो वर्टिकली काम कर रहा था तो ईबी साइन थीटा, जो हॉरिजॉन्टली काम कर रहा था तो हॉरिजॉन्टली काम करने वाला तो एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईबी कॉस थीटा, ईबी कॉस थीटा। अब ध्यान दो, कहने का मतलब है कि सिर्फ हम बी के लिए चले थे तो
फोर्स बाहर की तरफ लगाया, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स बाहर की तरफ लगाया। अब जब बाहर की तरफ लगाया बाबू, तो देखो एक ऊपर की तरफ काम करेगा, यानी इसको अटका के रखा है तो एक ऊपर की तरफ काम करेगा, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो जैसे ऊपर की काम किया तो एफ साइन थीटा, और जैसे ही हॉरिजॉन्टली आया तो क्या एफ कॉस थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो वहां पे ही लिख दिया है। चलो इस सिर्फ बी के कारण था। अब हम बात करने जा रहे हैं इस ए के कारण। अब इस ए के कारण तो फोर्स नीचे काम कर रहा है, यानी डायरेक्शन इसका नीचे है। तो जब नीचे है तो इसको कोई अटका के तो रखा हुआ है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे इसको कोई अटकाया होगा। अब नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा, और एक क्या होगा, रिजल्टेंट बाहर की तरफ जाएगा। चलो अब उसको देखते हैं, ध्यान देना, कलर चेंज कर रहे हैं तो कलर पे ध्यान देना, ठीक है। ये रेड वाला जो है वो रेड वाला बेसिकली बी के लिए है, तो रेड वाला तो कंफर्म है इस फिगर से। अब हम चलते हैं ए के लिए। ए के लिए अब व्हाइट वाला है, ठीक है, व्हाइट वाला पे ध्यान देना। अब क्या हो रहा है कि ये के कारण जो हमारा डायरेक्शन था, ये के कारण जो हमारा डायरेक्शन था वो नीचे की तरफ है, ठीक है। अब नीचे की तरफ है, इसका मतलब इसको नीचे आने में दो कंपोनेंट क्या कर रहा होगा, इसको मदद कर रहा होगा। तो एक हॉरिजॉन्टली जो लग रहा होगा वो कॉस थीटा में जाएगा, और जो वर्टिकली लग रहा है वो साइन थीटा में जाएगा। तो देखो बाबू, अब ये के कारण जो फोर्स लग रहा था वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो नीचे आने में, यानी वर्टिकली आने में जो इसको मदद कर रहा है, व्हाइट वाले पे ध्यान देना। अरे यार, व्हाइट वाले पे ध्यान देना। अब ठीक है, अब देखो ये जो फोर्स लगा रहा था वर्टिकली, तो वर्टिकली तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो सिर्फ ई के लिए ध्यान दो कि इसको नीचे आने में मदद कर रहा है, तो नीचे आने में मदद कर रहा है, इसका मतलब यहां से इसको हम बाहर लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा। क्या, ये साइन थीटा, क्योंकि ये वर्टिकली काम कर रहा है, ठीक। अब व्हाइट वाले पे ही ध्यान देना, ध्यान दो कि ये जो वर्टिकली नीचे आ रहा था, इसको भी तो कोई बीच में हवा में रखे हुए है टांग के, तभी तो नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है इसका मतलब हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली में क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हॉरिजॉन्टली में यहीं पे एक और फोर्स काम करेगा, यहीं पे काम करेगा ना। तो जब यहीं पे काम किया, इसका मतलब इसी लाइन पे क्या हो जाएगा, एक ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब बताओ किसी को पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ, पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो फैक्टर जो है सामने लिखा है, और जो फैक्टर लिखा है उसी फैक्टर पे ध्यान दो कि हम क्या बोले कि जब थीटा जब एंगल बना रहा होगा, और यहाँ पे देखो ये जो थीटा बना रहा था यहां बना रहा था, और ई भी जो थीटा बना रहा है यहां बना रहा है, तो जहां से जो एंगल थीटा बना रहा था वो क्या होता है, कॉस थीटा में जाता है, और जो वर्टिकली होता है वो क्या होता है, साइन थीटा में जाता है। क्या किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ, अगर किसी को फिगर में डाउट है तो बताओ, बताइए बताइए जी, बताइए। है गर्मी। बताया जाए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी कष्ट दुख दुविधा बताइए। फिगर समझने में किसी को कोई दिक्कत कष्ट परेशानी है तो बता दीजिए। अगर फिगर समझ में नहीं आया होगा तो बाबू इसका रिविजन, सर ये कहां से लाए, ये कहां से लाए, वो करोगे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ बाबू। देखो नहीं क्लियर हुआ तो क्लियर करना चाहिए ना। देखो एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, एक बार तुम लोग भी जान जाओ कि इंक्लाइंड एंगल सब पर क्या होगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है, ये भी पर क्या होगे, या फिर ये एंगल थीटा, सॉरी इसी में आ जाओ, इसी में समझ लेते हैं। इंक्लाइंड एंगल में पढ़े कि ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, और एक और एंगल पढ़े थे कि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। मैथ में पढ़ क्या है, जितना भी एंगल इस लाइन पे खींचेंगे वो सब क्या होगा, थीटा होगा। जब कॉमन एडजेसेंट पॉइंट होता है तो सारे थीटा क्या होता है, कॉमन होते हैं। यहाँ भी एंगल यहाँ पे क्या बन रहा था, थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये थीटा है, इसका मतलब इस लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं वो थीटा बन रहा है। ये थीटा है, इसका मतलब इस पे ये देख लो ऐसा फिगर यहाँ पे है, इस पे भी थीटा है। तो हमने बताया कि जहां से कोई वस्तु अपने साइड से थीटा बनाता है, तो थीटा जब कौन बनाया तो उसपे हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और जो वर्टिकली काम करता है, हॉरिजॉन्टली जो काम करता है उसपे कॉस थीटा होता है, और जो वर्टिकली काम करता है यानी ऊर्ध्वाधर काम करता है उसपे क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो जब भी कोई वस्तु को यानी हवा में लटकाए हैं तो एक वर्टिकली काम कर रहा है और एक हॉरिजॉन्टली, तो जैसे ही वर्टिकली काम कर रहा है तो यहाँ पे पॉइंट में तो कलर चेंज करके लिखे हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो दिक्कत क्या नहीं होगा, सुनो, ये माइनस के कारण जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये माइनस के कारण जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या कर रहा है, दोनों अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये फोर्स नीचे की तरफ है, इसका मतलब इसको दो कंपोनेंट ला रहा है नीचे, एक तो वर्टिकली लग रहा है एक हॉरिजॉन्टली। तो जो वर्टिकली ईए के कारण जो वर्टिकली नीचे की तरफ लग रहा था उसको ईए साइन थीटा लिखे है, ये साइन थीटा लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि जो वर्टिकली काम कर रहा था उसको क्या करते हैं, साइन थीटा में लिखते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली काम करता है उसको क्या करते हैं, कॉस थीटा में लिखते हैं।
तो देखो ये साइन थीटा लिख दिए, और यहाँ पे जो वर्टिकली काम कर रहा था तो साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टली जब काम किया तो क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। और तो नाम भी क्लियर लिखे हैं हम, इसलिए क्लियर लिखे हैं क्योंकि ई ए के कारण जो लग रहा था तो ये साइन थीटा, और ई ए के कारण जो लग रहा था तो ई ए साइन थीटा लिख दिया है, और ई बी के कारण जो लग रहा था उसमें ई बी साइन थीटा लिखे। तो दोनों में वर्टिकली काम किया तो ई ए और ई बी करके दर्शा दिए, यानी जो भी हमारा प्लस के लिए लग रहा है वो अलग लिखा हुआ है, और जो माइनस के लिए लगा हुआ है वो अलग लिखा हुआ है, और कलर भी चेंज है तो आसानी से समझ सकते हो। और बात करते हैं क्यू के कारण, इस बी के कारण। तो बी के कारण हम जानते हैं कि ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यानी एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा इसका मतलब बाहर जाएगा। अब वो बाहर चला गया तो सिंपल सी बात है ये ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ गया तो एक वर्टिकली इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा और एक हॉरिजॉन्टली इसको बाहर की तरफ ले जाएगा। अब जब ले जाएगा तो ऊपर की तरफ जो ले जा रहा था तो ई बी साइन थीटा हो गया, और जो इसको हॉरिजॉन्टली खींच रहा था वो क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है इसमें यार, बहुत सारे नॉर्म्स है। चलो अब तो समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया ना नैन्सी, आनंद, अतुल, अब तो क्लियर है, जल्दी से बताओ। अब तो क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन कहां से कहां गया। डायरेक्शन क्लियर है अच्छे मन के सच्चे, अब तो डायरेक्शन क्लियर है। 9th का टॉपिक है यहाँ पे कि जब भी कोई वस्तु को हम क्या करते हैं, हवा में रखते हैं तो उसमें दो फोर्स लगता है, एक उसको ऊपर करने में मदद करता है, और एक उसको किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है या फिर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तय करवाने के लिए वो काम करता है। अब तो क्लियर है। चलो अब हमको निकालना क्या है, कंक्लूजन पे आते हैं। हमारे पास जो निकालने के लिए बचा है वो ये है कि इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यानी ईए और ईबी को निकालना है। और जानते हो कि दोनों को निकालने के बाद हमको वेक्टर सम ही करना है, क्योंकि पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो वेक्टर होता है, तो वेक्टर होता है तो वेक्टर सम करेंगे, तो दोनों को निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा वेक्टर यानी पी पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा डाइपोल के कारण, वो भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो निकल जाएगा। चलो बहुत अच्छे, सबको समझ में आ रहा है। चलो अब जितने बात को हमने यहां पर बताया है उसी बात को, सिंपल सी बात है, उसको डिजाइन करना है, यानी डिराइव करने के लिए उसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि आखिर बाबू हम लोग लिए क्या है और कहां से क्या लाए हैं। तो इसको डिराइवेशन करने के लिए इसको क्या करते हैं, चलो लिखते हैं जो लाए हैं उसको। पहली बात कि हम लोगों ने एक डाइपोल लिया है ए बी, ठीक है, यानी माना कि डाइपोल क्या लिए है, माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव, माना कि कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, ए बी है। हम लोगों ने एक डाइपोल लिया था जिसका डाइपोल का नाम क्या है, ए बी, ठीक है। चलो जिसके मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट तो लेना ही है, जिसके मध्य बिंदु ओ, ठीक है, जिसके मध्य बिंदु ओ पर, ठीक, ओ पर हम लोग क्या लिए हैं, अर्ध पर, यानी ओ के द्वारा, यानी ओ जो है इसके आधा पे है, आधा पर से हमें क्या लिया, परपेंडिकुलर लाइन लिए है, और इसी परपेंडिकुलर लाइन को क्या मानते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, जो इस पे पॉइंट लिए, ठीक है, वही बात यहाँ लिखेंगे। जिसके मध्य बिंदु ओ से लंब अर्धक बोले तो लंब पर से लिए है, ठीक है, लंब अर्धक पर आर दूरी पर, आर तो दूरी लिए हैं, यहां से यहां तक की दूरी क्या लिए है, आर लिए हैं, आर दूरी पर कोई बिंदु, आर दूरी पर कोई बिंदु हम क्या लिए हैं बाबू, पी लिए, आर बिंदु पर कोई बिंदु पी है। अब वहीं पे क्या निकालना है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो यही बात तो हम लोग कर क्या है कि एक डाइपोल लिए हैं और डाइपोल के मिड पॉइंट क्या लिए है, ओ लिए है, यानी मध्य बिंदु ओ लिए है, जिसके लंबवर्धक यानी आधा परसेंट क्या लिए हैं, एक लाइन लिए हैं, दूसरी लाइन पे हम एक पॉइंट पी लिए हैं जो आर दूरी पे है, और यही पी पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या किसी को कोई परेशानी, चल बहुत अच्छे। अब बात करते हैं कि जब हमें ये निकालना है तो यहां से हम एक बात को समझना चाहते हैं कि ईए और ईबी को, यानी ईए और ईबी को, यानी जो हम वहां पे पी पॉइंट पे जो फोर्स हम अनुभव किए हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम अनुभव किए हैं, वो फोर्स क्या है, उसको दो कंपोनेंट में बांटे हैं, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, यानी एक वर्टिकली बोले तो वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टली बोले तो एक्स एक्सिस, दो कंपोनेंट में उसको बांटे हैं। और जब बांटे हैं तो हमें एक ध्यान देने वाली बात मिला है ये कि जब हम पॉइंट पी पे जब हम वर्टिकली इलेक्ट्रिक फोर्स को ज्ञात करने जाएं तो एक प्लस की तरफ है और एक माइनस की तरफ है। जब भी हम किसी मिड पॉइंट से, ठीक है, किसी मिड पॉइंट से, हाँ,
तो जब भी हम किसी मिड पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो ये प्लस होता है और मिड पॉइंट से नीचे आते हैं तो ये माइनस होता है। ये पढ़ के आए हो। और इधर जाएंगे तो प्लस होगा और इधर जाएंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पे सेम कंडीशन है। इस पॉइंट पी पे ई पॉइंट पी मान लो। अब देखो ई साइन थीटा, ठीक है, और ई कॉस थीटा, यानी ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, ठीक है, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे बाबू, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एगो प्लस है और एगो माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इन दोनों घटक यानी वर्टिकली घटक यानी वर्टिकली कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? यानी ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा खत्म हो जाएंगे। अब खत्म क्यों होंगे, सो सुनो, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस होंगे, तो दोनों का जो चार्ज आएगा दोनों जीरो हो जाएगा। क्योंकि अब जीरो कैसे होगा भाई, चार्ज तो अलग अलग है। नहीं बाबू, डाइपोल जब लिए हो तो जानते हो कि दोनों का चार्ज क्या होता है, दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है, ठीक है, यानी दोनों समान परिणाम के होते हैं। 10 माइक्रोकुलम है तो वो भी 10 माइक्रोकुलम हो, लेकिन एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये कैंसिल हो गए, इसका मतलब वर्टिकली से कोई मतलब हमको नहीं रहा, यानी वर्टिकली भी कितना लग रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं रहा। अब हमको क्या देखना है कि दोनों हॉरिजॉन्टली है, यानी दोनों इधर ही आ रहा है, यानी ई ए cos थीटा और ई बी cos थीटा, ये दोनों हमको इधर ही मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों का काम करेंगे तो हमको हॉरिजॉन्टली में जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकली तो खत्म हो गया ना, वर्टिकली तो गया काम से। बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बता हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रेखा में बचा, एक्स एक्सिस पे बचा, वाई एक्सिस वाला तो गया, वाई एक्सिस वाला गया ना, ये भी साइन थीटा और एक का साइन हो गया माइनस, एक का साइन हो गया प्लस, दोनों कैंसिल। और यहाँ पे जो बच गया एक्स वाले पे वो क्या बच गया, दोनों माइनस बच गया, तो दोनों माइनस तो ऐड हो जाएंगे, भले वो माइनस में आएंगे लेकिन दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब अब हम काम कहाँ पे करेंगे, अब हम लोग का काम बच गया है सिर्फ और सिर्फ किस पे करना, हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस का तो फोर्स खत्म है, किसी को कोई दिक्कत? फिजिक्स बहुत इजी है। कौन कहता है कि फिजिक्स भारी है? फिजिक्स कौन कहता है कि भारी है? कोई सब्जेक्ट भारी नहीं होता है, बिल्कुल इजी होता है। बस पढ़ने में बस क्या है कि कोई इंग्लिश मूवी लगाओ, ठीक है, इंग्लिश मूवी लगाओ, देखो उसको बाउंस मार जाएगा, ठीक। अब वहीं पे उसका हिंदी मूवी लगाओ, तुरंत समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमने उस पर केयर ही नहीं किया, तो क्या हो गया, हमारे लिए भारी हो गया। अब किसी को इंग्लिश में दे दो, अब उसको अच्छा लग रहा है भाई, उसको हिंदी में लगा दो, तो उसके लिए तो हार्ड है। तो बाबू इजी है, बस तुमने ध्यान उस पर नहीं दिया, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो तो खत्म हो गया, बचा हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट। तो इसी को अब हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट जो बचा उसी को पहले लिखेंगे कि आखिर हमने उसको कैंसिल कैसे किया, आखिर हमने उसको कैंसिल कैसे किया। तो हमारे पास जो ई ए तथा ई बी, ठीक है, ई ए तथा ई बी को लंबवत, उसको हिंदी में लंबवत ही बोलते हैं, लंबवत तथा क्षैतिज घटक में बांटा गया है, घटक में बांटा गया है। यानी जो हमारा ई है और ई है, यानी ई और ई इन दोनों को हमको एक्स और वाई में बांटा गया है, यानी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है, बांटा तो गया है। लेकिन अब वर्टिकली में आते हैं तो हमने बताया कि वर्टिकली में एक का साइन प्लस हो जाएगा और एक का साइन माइनस हो जाएंगे, दोनों का परिणाम बराबर है, तो इसलिए उन दोनों का मान भी जीरो हो जाएगा। तो चलो वही बात को लिख दे रहे हैं, यानी अब ई तथा ई बी, ये तथा ई बी का वर्टिकली हम इंग्लिश लिख दे रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली यानी वर्टिकली मतलब लंबवत, वर्टिकली घटक जो होगा यानी कंपोनेंट, ठीक है, वर्टिकली घटक हमारे पास क्या क्या है, यानी ई तथा ई बी का वर्टिकली में क्या क्या है बाबू, तो ई बी साइन थीटा है तथा क्या है, ई बी कॉस थीटा है, यही है, ई बी साइन थीटा, सॉरी ई बी साइन थीटा है और ई बी साइन थीटा है और ई ए साइन थीटा है, वर्टिकली तो यही है, वर्टिकली तो यही है ना। यानी ई ए तथा ई बी के लिए वर्टिकली कंपोनेंट हमारे पास क्या था, ये ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, यानी हम लोग क्षैतिज में बात करें तो क्षैतिज में हमारा यही दोनों था। उसी तरह बात करते हैं अब ई ए तथा ई बी का, ई ए तथा ई बी का हॉरिजॉन्टली घटक, हॉरिजॉन्टली घटक क्या होगा, यानी हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट ये होने वाला है, हॉरिजॉन्टली में क्या है, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा तथा ई ए कॉस थीटा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखो
अब बात करते हैं कि जितने बात को यहां से निकाल के लिखे हैं, यानी यहां पे देखे हैं उसी बात को तो यहाँ लिखे है ना, कि जब हमारे पास हॉरिजॉन्टली था ईए और ईबी के लिए जो फोर्स यहाँ पे अनुभव किया जा रहा था ईए और ईबी, उसी के लिए ना हॉरिजॉन्टली यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो था वो ईए cos थीटा और ईबी cos थीटा था। ठीक है, अब ईए और ईबी के लिए वर्टिकली में जो था यानी वाई एक्सिस पे वो क्या था, तो ईबी sin थीटा और ईए sin थीटा। जितने बात यहां से हम लोगों ने समय से निकाला है उसी बात को यहाँ पे लिखा है। अब हमने एक और बात बताया था कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल हो जाएंगे तो उनको भी यहाँ पे डिराइव में लिखना पड़ेगा कि आखिर इसको छोड़े क्यों, तो छोड़े क्यों कि इसका परिणाम बराबर था लेकिन डायरेक्शन अलग अलग था और वर्टिकली लाइन पे ही दोनों था, इसके कारण ये क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लंबवत घटक का परिणाम, यानी लंबवत घटक का परिणाम बराबर, लंबवत घटक का परिणाम बराबर, यानी अभी जो हम यहाँ पे देखें कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो परिणाम बराबर तथा दिशा विपरीत है, यानी डायरेक्शन चेंज है, दिशा विपरीत है। अब देख लो, बोले कि एक ही लाइन है, चलो ठीक है दोनों का एक ही लाइन है, लेकिन दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में रहता तो यहाँ भी इसका काम करना पड़ता। ठीक है, जैसे इसका काम आगे करेंगे, तो ये क्या है, दोनों का डायरेक्शन चेंज है, एक का ऊपर है और एक का नीचे है, यानी एक प्लस में जा रहा है और एक माइनस में जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको लेके चलना ही नहीं, बाद में जीरो से करने से क्या फायदा है। लंबवत घटक का परिणाम बराबर तथा दिशा में विपरीत है। ठीक है, और इनकी क्रिया रेखा एक ही है, यानी एक के लाइन पे दोनों है और दिशा भी एक ही है, तो इनकी क्रिया दिशा अलग अलग है और इनकी क्रिया रेखा एक ही है। क्रिया रेखा करने का मतलब लाइनवा एक की है और दोनों का डायरेक्शन चेंज है। तो अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, लंबवत रेखा पे इन दोनों का परिणाम को जीरो कर दे रहे हैं। लंबवत घटक का परिणाम बराबर तथा दिशा में विपरीत है और इसकी क्रिया रेखा एक ही है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, मतलब ये एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, खुद ब खुद ये दोनों प्लस और माइनस खत्म हो जाएंगे। तो बाबू अब हमारे पास बचा क्या, रिजल्टेंट के लिए हमारे पास रिजल्टेंट के लिए सिर्फ बचा एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला तो खत्म हो गया, यानी ई वाई जो हम निकालेंगे वो जीरो हो गया। तो इसको निकालने से कोई फायदा था नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको जीरो कर दिया। बहुत जगह पे डेरिवेशन में क्या सीखोगे कि इन दोनों को अलग निकालना, फिर इन दोनों को अलग निकालना, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको पहले ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, और इसको सिर्फ लेके चलेंगे। अब हमें रिजल्टेंट यहाँ पे तो सिर्फ यही लाइन दे रहा है, यानी यहाँ पे जो फोर्स अनुभव हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अब एक्स एक्सिस के कारण ही अनुभव हो रहा है, वाई वाले तो जीरो हो गए। चलो अब हम लोग जो निकाले हैं, यानी जो आगे की प्रक्रिया है उसको अब इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा बिंदु P पे जो लग रहा था, तो बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर लगा परिणामी विद्युत तीव्रता। अब ये क्या होगा, यानी यहां ध्यान दो, यहाँ पे तो सिर्फ इसके कारण लग रहा है, यानी कुल लगेगा, तो हम इसको ई नेट लिखते हैं। ई नेट कहने का मतलब पूरा, कुल, नेट मतलब कुल, या फिर यहाँ पे हिंदी लिख ही लो, सॉरी इंग्लिश लिखो, ई कुल लिखते हैं वहां पे। ठीक है, मॉड में ले लेते हैं। अब ध्यान दो, मॉड हटाओ, वेक्टर में लिए है, मैग्नीट्यूड है, चलो ई नेट। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या होने वाला है, यहाँ से ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा कैंसिल है, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा बचा हुआ है। ठीक है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों माइनस होगा, क्योंकि देख लो पॉइंट से यानी मूल बिंदु से क्या है, दोनों बाईं तरफ है, यानी बाईं तरफ है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अब बात करते हैं, वही बात को यहाँ पे लिखेंगे, यानी ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए प्लस में ई बी। ठीक है, ई ए प्लस में ई बी, और यहाँ पे क्या कर लो, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में ई बी कॉस थीटा। दोनों कॉस थीटा ही बच गए हैं, देख लो दोनों कॉस थीटा ही बच गए हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा बच गए हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ दोनों पे प्लस लिखा है और बोल ये रहे हैं कि दोनों माइनस है। ठीक है, दोनों माइनस है, इसका मतलब दोनों क्या है, मूल बिंदु से क्या है, बाईं तरफ है, इसका मतलब है कि दोनों माइनस है। तो बाबू वहां भी माइनस करेंगे, यानी इसके अंदर भी माइनस लेंगे और इसके अंदर भी माइनस लेंगे। ठीक है, यानी दोनों एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे होते हुए भी क्या है, मूल बिंदु से बाईं तरफ है, इसका मतलब रिजल्टेंट जो निकलेगा वो माइनस होगा। तो यहाँ पे ई नेट जो हम लोग निकालेंगे, ई नेट जो हमको निकालना ही है, ई नेट, उस ई नेट में क्या होगा, ई ए
कॉस थीटा माइनस में ही रहेंगे और माइनस में ई बी कॉस थीटा रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ई के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और ई बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, क्योंकि पता है कि एक बिंदु से एकल बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। यानी यहां से इस पॉइंट के बीच की दूरी हमको पता है, ठीक है, और हमको निकालना है यहां से लगने वाला फोर्स और यहां से लगने वाला फोर्स। तो आगे का समीकरण निकालने के लिए हमको पहले इसको मानना होगा समीकरण एक। ठीक है, यानी इस समीकरण में अब हम ई कॉस थीटा का मान लाके और ई बी कॉस थीटा का मान लाके रख देंगे, हमारा ई नेट निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ध्यान से कि अब हम लोग चलते हैं प्लस क्यू के कारण। ठीक है, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता। हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, पीछे भी क्लास में पढ़े हैं, के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर भी लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग वही यूज करने जा रहे हैं, के क्यू ही रख देते हैं, लाओ जो भी रख दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्यू तो रहेगा प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं और आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर के जगह पे क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, तो हम प्लस क्यू के कारण निकाल रहे थे, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और रूट के अंदर है। तो चलो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर रूट के अंदर और होता है फॉर्मूला होल स्क्वायर। यानी हम लोग फॉर्मूला जो पढ़ के आए थे, एकल बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, के इंटू में क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो हमारा आर का तो वैल्यू था पहले आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और रूट के अंदर उसका स्क्वायर कर दिया। इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ देखो क्यू तो रहने दो और यहाँ रूट से स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हो गया क्या आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इसको समीकरण मान लो बाबू तुम लोग 2। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया है, हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू के कारण बिंदु आवेश से क्या निकाले हैं, प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पे कितना फोर्स लग रहा है उसको निकाले हैं, जो कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं कि फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही डाल दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण निकाले हैं, अब अगला चलते हैं माइनस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत तीव्रता। अब देखो ये क्या होगा, माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो माइनस, अब कहोगे सर माइनस, तो हमने बताया मैग्नीट्यूड लेते हैं वहां पे माइनस नहीं लेते हैं। चलो तो इसका भी वही हो जाएगा के क्यू, तो के का वैल्यू ही डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का रूट और उसका होल स्क्वायर। यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे तो वही हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में क्यू, यहाँ रूट से स्क्वायर खत्म तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब आ जाओ आगे, अब आगे क्या आ जाओ, हम लोग प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है उसको समीकरण 2 और समीकरण 3 में निकाल लिए। और वो कहां से निकाले हैं, वो पीछे हम लोग पढ़ गए हैं कि एक बिंदु यानी एकल बिंदु से हम किसी बिंदु तक का क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। उसका फोर्स का फॉर्मूला था के क्यू बटा में आर स्क्वायर, तो उसी से हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल दिया, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू क्यू रह जाएगा क्योंकि क्यू वहां पे रखा हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला का आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के जगह पे हम लोग ने डाला इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, आर के जगह पे इतना दूरी आया। ठीक, अब ध्यान दो, हम लोग एक बात यहाँ से निकालने जा रहे हैं, हमको तो चाहिए बाबू कॉस थीटा, क्योंकि समीकरण 1 जो तुम्हारा आया है उसमें कॉस थीटा लगा हुआ है। तो आखिर इस कॉस थीटा को दूर करने, क्योंकि हम लोग क्या निकाल के लाए हैं, सिर्फ ईए के लिए वैल्यू निकाले हैं और ईबी के लिए वैल्यू निकाले हैं, यानी यहाँ जो हम लोग निकाल के लाए हैं वो ईए है और यहाँ पे जो हम लोग निकाल के लाए हैं, पहले हम लोग ईबी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो वो ईबी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे जो हम लोग निकाले ईबी निकाले और जो हमारा यहाँ पे हम लोग निकाल के लाए ईए निकाले, लेकिन अब हमें ये भी तो निकालना है कि ईबी और ईए के लिए यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू तो निकालना है, और कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता है, कॉस थीटा मतलब क्या होता है, P/H होता है। तो चलो सॉरी B/H, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा। तो यहां आ जाओ, यहां से कॉस थीटा निकालो, इस पूरे फिगर से कॉस थीटा निकालना है। मैथ में पढ़ के आए होगे 10th में, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है, B/H यानी बेस बाई हाइपोटेनस, यानी आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो चलो आधार क्या है बाबू, ए है। ठीक है, कर्ण क्या है बाबू, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है। तो कॉस थीटा यहाँ पे हम लोग निकाले अगर, तो क्या हो जाएगा, ए बटा में रूट का आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये कॉस थीटा हो जाएगा।
तो चलो ये बात को हमको यहाँ लिखना है। cos थीटा बराबर हम लोग को पता है b बाई क्या होता है, h होता है। तो b के लिए वहां पे फॉर्मूला में क्या है, यानी फिगर में क्या है, a है, ठीक है, यानी बेस a है। और h के लिए हम लोग को पता है वहां पे फॉर्मूला में आर स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, यानी cos थीटा का भी वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में, यानी अब हम लोग जो करने वाले हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को रखने पर, यानी अब हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 और समीकरण को 3 को पुट कर देंगे, यानी ये cos थीटा और EB cos थीटा को वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट वैल्यू निकल जाएगा, जो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो करना ये है, ये 1 है। अब यहाँ पे समीकरण 1 तो यही कर रहा था, ई नेट यानी वेक्टर होता है। चलो ई नेट हम लोग क्या था, EA cos थीटा और माइनस में EA EB cos थीटा, EB cos थीटा। अब करेंगे क्या, सुनो, अब हमको पता है सबका वैल्यू डाल देंगे। EA cos थीटा के लिए, EA के लिए तो वैल्यू निकाल के लाए हैं, तो ये के वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में Q बटा में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, फिर यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहले cos थीटा की वैल्यू डालना है तो cos थीटा का वैल्यू भी डाल ही देते हैं, एक ही बार में डाल दिए। ठीक है, एक ही बार में डाल दें ताकि उसको दोबारा ना लिखना पड़े, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और cos थीटा का वैल्यू अब डालेंगे, cos थीटा का वैल्यू यहाँ से। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू डालें तो क्या हो जाएगा, a बटा में क्या हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस तो रहेगा। फिर EB cos थीटा के लिए, तो EB cos थीटा के लिए फॉर्मूला डालेंगे क्या, Q बटा में, बटा का यही रह जाएगा, बटा का तो यही रह जाएगा, देख लो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EB के लिए Q बटा में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, जितने भी है वो यहाँ पे डाल दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब तो सिर्फ फॉर्मूला पे जो भी मान है वो डालना है, तो Q बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर देना, Q बटा में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। अब यहाँ भी cos थीटा का वैल्यू डालना है, तो cos थीटा के लिए तो दोनों के लिए सेम वैल्यू होगा, तो इनटू में क्या हो जाएगा, A बटे के R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। ये वैल्यू हमको आया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यानी ई नेट निकालने के लिए EA cos थीटा और EB cos थीटा को दोनों को ऐड किए, और जब ऐड किए तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आगे चले हम लोग, यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, और रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इतना को तो कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हैं, यानी इन सभी को बाहर कर सकते हैं निकाल के, और जब बाहर करके निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 1 बच जाएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से देखो, इन सभी में से हम क्या निकाल सकते हैं, इन सभी में से हम लोग निकालेंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर, दोनों जगह तो सेम है, सभी को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह तो सेम है, सभी को बाहर निकाल सकते हैं। तो एक और बात जानते हो कि बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होते हैं। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं, सुनो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, और यहाँ पे इनटू में क्या है, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। अब ध्यान दो, इनके ऊपर होल पावर कितना है बाबू, 1 है, और इस रूट को हटा दे, अगले टर्म में हम बता रहे हैं R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 है। ठीक है, और इस रूट को हटा दे, R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, तो जानते हो कि रूट हटता है तो 1/2 चढ़ता है, रूट हटता है तो 1/2 चढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, इसका मतलब 1 प्लस में 1 बटा में 2 हो जाएंगे, यानी R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, और बटे के क्या हो जाएगा, ये 3/2 दे देगा। मतलब तुम लोग ये समझ जाओ कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ भी वही करेंगे कि इन दोनों का बेसवा सेम है तो इन दोनों का पावर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है कि हमको पहले कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकालना है, यानी इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन तो पूरे निकल जाएगा, और पूरे निकलेगा तो दोनों जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो चलो ये तो रफ था, तो इस रफ को हम करते हैं इरेज, और यहां से हम सिर्फ कॉमन निकालने जा रहे हैं। तो ध्यान दो, कॉमन में हम बार बार कर रहे हैं, कॉमन में पूरा निकल जाएगा, दोनों में सेम है, दोनों का क्वांटिटी सेम है। अब जब दोनों में से कॉमन निकलेगा तो बचेगा सिर्फ यहाँ 1 और यहाँ 1। अब देखो ये क्या करेगा, अब यानी हम दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं, तो दोनों से हमारा ई नेट जो निकल रहा है, ई नेट। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास आ रहा है माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन लिए हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटा में
आर स्क्वायर, क्यू और ए भी कॉमन लिए हैं तो ए भी ला दो बाहर, और आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इनके पावर में कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। अब इसको एक सही से डाल देते हैं, यानी एक है पावर में। और ध्यान देने वाली बात है कि रूट के अंदर वाला जो था आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसके ऊपर रूट था, इस रूट को हम लोग तोड़ के क्या कर दिया, 1/2 कर दिए हैं। इतना हम लोगों ने कॉमन से बाहर निकाला। और जब कॉमन से बाहर निकाला तो ध्यान दो, पहले देख ही लो, यहां से हम लोगों ने कॉमन से बाहर निकाला, यानी दोनों में से कॉमन बाहर निकाला, माइनस कॉमन नहीं है तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1। तो अब यहां से माइनस कॉमन ले चुके हैं तो इन दोनों के अंदर बच गया 1 + 1। अब ध्यान दो, इनेट जो हम निकाल रहे थे यानी कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश के द्वारा जो बल लग रहा था उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और Q इंटू में A रहेगा। और ध्यान दो 4πε0 पूरा को बटा में नहीं डालते, आधा आधा करके बहुत अच्छे इजी वे में दिख जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 1/4πε0 इसको रहने दो QA। यहाँ देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करोगे 1 और 1/2 को तो 3/2 दे देगा, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे तो बाबू ये भी तुमको 2 दे देगा, ठीक है। और हम लोग एक बात पढ़ के आए हैं, एक बात क्या पढ़ के आए हैं कि डाइपोल का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। डाइपोल का फॉर्मूला होता है वेक्टर P = 2QA। 2QA डिस्टेंस A लेते हैं तो A और L लेते हैं तो L, 2QA ये हम लोग डाइपोल में पढ़ के आए हैं चूंकि, ठीक है। अब जब हम डाइपोल में पढ़ के आए हैं तो क्या यहाँ पे ये मोमेंट दिख रहा है 2QA दिख रहा है, 2QA यानी इस 2QA की जगह पे हम लोग क्या डालने वाले हैं, वेक्टर P। क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि डाइपोल का वो फॉर्मूला होता है, डाल रहे हैं। यानी ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया -1/4πε0 और 2QA के जगह पे हम डालने जा रहे हैं वेक्टर P और बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये है वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं यहाँ पे हम आर जो होगा वो क्या होगा, बहुत 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 बड़ा होगा ए से बहुत बहुत बड़ा होगा, यानी ए जो होगा बहुत बहुत छोटा होगा किससे, आर से। यानी ए जो होगा यानी दूरी जो होगा वो बहुत 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 क्या होगा, छोटा होगा किससे, आर से। इसका मतलब ए को करेंगे नेग्लेक्ट, किसको करेंगे, ए को करेंगे नेग्लेक्ट। यानी यहाँ पे जो टर्म है वो क्या कर रहा है कि आर जो होगा वो बहुत बड़ा होगा किससे, ए से। यानी इसका मतलब सीधा सा है कि ए जो होगा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। तो देखो अब कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां से माइनस है ई नेट, ठीक है, और ई नेट इक्वल टू यहाँ पे -1 तो रहने दो, ठीक है, पहले लिखी दो यहाँ पे कि आर जो है वो बहुत बहुत आर जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, ए से। इसका मतलब ए को नगण्य मानने पर, ए को नगण्य मानने पर यानी कि ए कर दिया 0, ए गया खत्म कहानी। अब जब एक खत्म हो गया तो 4πε0 रहने दो, ए गया कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा वेक्टर P बटा में आर का स्क्वायर और आर के ऊपर बच गया 3/2। अब जब ये बच गया तो यहाँ से 3/2 यानी पावर के ऊपर पावर होता है a के पावर n और उसके पावर m होता है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू में m, ठीक है। इसका मतलब आर का स्क्वायर 2 है और उसके ऊपर 3/2 है, इसका मतलब इसको रॉप में लिखे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू में 3/2 कट जाएगा तो आर के पावर 3 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ठीक है, ई नेट, ठीक है, ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/4πε0 और यहाँ पे वेक्टर P तो रहेगा और ये R यहाँ से कैंसिल होके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको हम कैंसिल कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो वेक्टर P बराबर बच गया R का Q। यही हमारा रिजल्टेंट क्या है, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स है जो हमको निकालना था, जो हमको ज्ञात करना था। इसको हम एक और बात बता दें इसमें अभी जस्ट कि ई नेट जो निकाले हैं, ई नेट, ठीक है, ई नेट जो निकाले हैं यानी हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है -1/4πε0, ठीक है, और ε0 और वेक्टर P बटा में RQ, ये जो हमारा निकल के आया है, ठीक है। अब इसमें माइनस का क्या रोल है, ठीक है, अब क्या है कि इसमें माइनस का क्या रोल है। अब देखो माइनस का रोल ये है, यहां चलो माइनस का रोल अब पता चलेगा कि माइनस का रोल क्या है, कि अब ये माइनस में क्यों आया। तो देखो माइनस में इसलिए आया क्योंकि जितने भी रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्टेंट जो हमारा फोर्स लग रहा था वो एक्स एक्सिस में था, एक्स एक्सिस में था, इसका मतलब माइनस में था, यानी कुल आवेश जो लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, यानी पॉइंट से बाईं ओर लग रहा है। तो पॉइंट से बाईं ओर हमेशा माइनस होता है, इसका मतलब है कि वो माइनस ये दर्शाता है कि डाइपोल का क्यू चार्ज से लेके -Q चार्ज से लेके क्यू तक की दिशा है जो कि क्या है, इस तरफ है। यानी डाइपोल के लिए जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है और जो पूरे आवेश के लिए जो लग रहा है वो क्या है, इस तरफ है। इसका मतलब डाइपोल के डायरेक्शन से कुल आवेश का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अलग है। डाइपोल के डायरेक्शन इधर की तरफ है, +Q से -Q की तरफ, +Q से -Q की तरफ। और लेकिन पूरा जो आवेश निकला है, पूरा जो आवेश के कारण जो यहाँ पे फोर्स निकला है वो फोर्स क्या है, डाइपोल के विपरीत है। डाइपोल का डायरेक्शन इधर की तरफ है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ है। तो यही माइनस यहाँ पे शो करता है
ये जो माइनस यहाँ पे आया है, ये माइनस क्या शो करता है कि डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किससे अलग है, वो डायरेक्शन अपने जो कुल आवेश निकाले हैं ई नेट उसके डायरेक्शन से बिल्कुल क्या है, अलग है, विपरीत है। ठीक है, तो ध्यान दो एक और बात कि ये बाबू वेक्टर फॉर्म है, याद रखना कि ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स निकलता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो हमारा वेक्टर होता है, तो ये वेक्टर फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस शो कर रहे हैं। अगर इसी को स्केलर फॉर्म में लिखा जाए, स्केलर फॉर्म में, तो वहां पे तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, स्केलर फॉर्म में हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का कोई रोल होगा ही नहीं, यानी यहीं पे इसका रोल नहीं होगा, यहाँ पे इसमें यहाँ पे किसी माइनस का रोल होगा ही नहीं, सीधा E1 प्लस E2 कर देंगे, और E1 प्लस E2 करेंगे, इसका मतलब दोनों प्लस में रहेंगे, तो प्लस में रहेंगे तो स्केलर के लिए तो हमको माइनस लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान देना कि स्केलर के लिए कहीं भी लिखा हुआ रहेगा, मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ निकालना रहेगा, तो यही इक्वेटोरियल पॉइंट का मान माइनस से हट जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यानी जो हमारा ई का जो वैल्यू होगा इक्वेटोरियल पे स्केलर के लिए, वो क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में P बटा में RQ। ध्यान देना ये तब और तभी होगा जब ये स्केलर के लिए होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होगा तब, और जब हमारा वेक्टर फॉर्म में होगा, यानी दोनों के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम निकाल के ऐड करेंगे तो वो माइनस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में वहां पे परिणाम निकालने के लिए कहेगा तो हमको ये फॉर्मूला, अगर हमको कहेगा कुल आवेश का निकाय निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा, वो फॉर्मूला। स्केलर वेक्टर में याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि क्या है स्केलर में क्या होगा, वेक्टर में क्या होता है, स्केलर के लिए ये होता है, वेक्टर के लिए ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान दो, ये तो निकल गया। अब माइनस जो था वो माइनस किस लिए था बाबू, तो माइनस जो था वो भी लिख ही लो, क्योंकि तुम लोग को बहुत याद रहता है, लिख ही लो। क्या है माइनस जो चिन्ह है, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि, अर्थात ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा विद्युत द्विध्रुव से, विद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी। कहने का मतलब यही है बाबू कि जो ये माइनस निकल के आया है वो माइनस ये दर्शाता है कि डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। लेकिन ध्यान दो कि जो हमारा इक्वेटोरियल पे निकला है पॉइंट पे, वो पॉइंट का जो फोर्स है, यानी इस पॉइंट का जो फोर्स है हमेशा किधर लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ लग रहा है, वर्टिकली तो कैंसिल ही हो गया, तो वर्टिकली तो लग ही नहीं रहा है, बस हॉरिजॉन्टली वो भी किस तरफ, माइनस तरफ, इसलिए माइनस आया है। और स्केलर निकालेंगे तो वहां पे माइनस का कोई जरूरत ही नहीं है। अब बताओ ये बात कि इसको समझाने में जब इतना टाइम लगा है तो तुम लोग क्या करोगे कि इसको बनाने में कितना टाइम लगाओगे। तो देखो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत क्लियर है। अब बताते हैं शुरू से हम लोग ने किया क्या। ठीक है, वो तो फॉर्मूला का डेरिवेशन था। ठीक है, डेरिवेशन हम लोगों ने निकाला, इसका वेक्टर फॉर्म ये निकलेगा, स्केलर फॉर्म ये निकलेगा। ठीक है, ये सारी बात हम लोग को क्लियर है। लेकिन अब बच्चे को दिमाग में ये आया कि सर हम लोग करें क्या। देखो करना क्या है, सुनो, हम लोग को निकालना था इक्वेटोरियल पॉइंट पे, कोई पॉइंट लेंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमको निकालना है। हम जानते हैं कि दो इस पे कंपोनेंट होता है, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। ठीक है, तो जो वर्टिकली होता है वो साइन थीटा होता है, जो हॉरिजॉन्टली होता है वो कॉस थीटा होता है। ये बात फिगर तो पूरा सबका क्लियर है। अब किए क्या है सो सुनो। पहले हम जानते हैं कि एक बिंदु से किसी बिंदु पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला बार बार पढ़ के आए, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, जहां के का वैल्यू होता है 1/4πε0 बटा में पी के बटा में आर क्यू, ये होता है। अब जब ये पता है तो यहां से यहां तक का हम क्या निकाले हैं, पहले प्लस क्यू के कारण या फिर माइनस क्यू के कारण। पहले हम निकाले हैं प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण जो पी पे जो फोर्स अनुभव हो रहा है उसको यहाँ निकाले। ठीक है, यहाँ पे निकाले हैं प्लस क्यू के कारण जो हमारा फोर्स जो अनुभव हो रहा है वो यहाँ निकाल दिए। और ये फॉर्मूला तो बार बार पढ़ के आए, के क्यू बटा में आर स्क्वायर, तो के तो है, क्यू है, के का वैल्यू रख दिया, क्यू रख दिया, और आर स्क्वायर, तो आर कहाँ से लाया, तो आर तो आप ही लोग निकाल के लाए हो कि जब इसका कर्व, जब बेस दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस हम लोग निकाल के लाया, तो वही हाइपोटेनस यहाँ डाले। ठीक है, आर स्क्वायर। उसी तरह एक प्लस के लिए निकाले तो माइनस का, दोनों का भी तो परिणाम बराबर है, तो माइनस का भी बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे थे, माइनस से प्लस से तो कोई मतलब है नहीं, तो दोनों का तो वैल्यू बराबर आया। यानी इसका भी प्लस क्यू के कारण निकाले तो भी आवेश बराबर है, और माइनस क्यू के कारण निकाले तो भी आवेश बराबर है। लेकिन हमको निकालना था यहाँ पे रिजल्टेंट, यहाँ पे हमको निकालना था क्या, कुल आवेश, यानी यहाँ पे कुल जो बल लग रहा है वो, तो दोनों को ऐड करना था। अब दोनों को ऐड करना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों माइनस की तरफ है, तो दोनों माइनस की तरफ है, इसका मतलब क्या है, दोनों माइनस में होगा, और दोनों माइनस है, यानी कि हम लोग जानते हैं कि -1 और -1 को जोड़ेंगे तो जुड़ेगा तो, लेकिन -2 रहेगा, -2 रहेगा। उसी तरह इन दोनों फोर्स को जोड़े तो, लेकिन क्या रहेगा, दोनों माइनस में रहेगा। तो वही कारण है कि वहां भी क्या है, माइनस में आया ना, दोनों को जोड़ तो दिए लेकिन दोनों क्या आया, माइनस में आया। अब ध्यान दो कि हम लोगों ने किया, अब क्या किया कि इसमें जोड़े। ठीक है, यानी
यहाँ पे जब हम मान डाल दिए तो एक cos थीटा बीच में टांग रहा था, तो cos थीटा हम लोग जानते हैं कि b बाई एच फॉर्मूला होता है, यानी बेस बटा में हाइपोटेनस। तो यहाँ से उसको भी दूर कर दिए, इस फिगर से ही दूर किया है उसको ना, इस फिगर से ही दूर किया उसको, इस फिगर से cos थीटा का वैल्यू निकाल दिए, और cos थीटा का वैल्यू निकाले क्या, b बाई एच, यानी b और h के जगह पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया b बाई एच के जगह पे वैल्यू, ठीक है, b बाई एच के जगह पे वैल्यू डाल दिया। अब वैल्यू डाल दिया तो हमको ये के लिए मान निकाल के लाए थे, eb के लिए मान निकाल के लाए थे, cos थीटा का वैल्यू लाए थे, बस इसमें हम क्या कर दिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 को और cos थीटा का वैल्यू पुट कर दिए। अब जब पुट कर दिए तो पुट करने के बाद हम लोगों ने निकाला उसमें से कॉमन निकाला, तो जानते हैं कि दोनों में तो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम ही है दोनों में, ए के लिए भी और ईबी के लिए भी, दोनों के लिए सेम है, तो दोनों का सेम चीज बाहर निकाल दिए, तो बच गया दोनों के जगह पे 1 और 1, तो 1 को ऐड किए, ऐड करने के बाद ला दिए, और यहाँ पे नीचे में क्या किए हैं, तो नीचे में एक बार और रिकैप कर दे रहे हैं, नीचे में हम लोग पढ़ के आए हैं कि जब बेस सेम होता है ना बाबू, बेस सेम होता है ना, तो क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, यानी r के पावर n प्लस में m हो जाएंगे, यानी 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 6 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी इनटू में आता है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 8 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं कि इसका ये अब देखो इसका और इसका दोनों का बेस सेम है, ठीक है, अब दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब दोनों के पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी दोनों सेम बेस है तो दोनों के पावर ऐड हो गए, और एक प्लस में 1/2 को ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2 आ गया, 3 के पावर में 3/2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये भी क्लियर होगा। अब छोटी छोटी बात जो 9th 8th में पढ़े हो, ये सब क्लियर नहीं रखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पावर बेस ये सब वही का है। अब उसके बाद क्या किए, कुछ नहीं किए, हम लोग डाइपोल के लिए पढ़ क्या है, डाइपोल के लिए पढ़ क्या है, क्या होता है 2qa, ठीक है। अब इसी 2qa के जगह पे हम लोग डाइपोल का वैल्यू डाल दिए, यानी p, और p डाल दिया है, तो यहाँ से एक और बात आती है कि जो a है वो क्या होता है, बहुत बहुत छोटा होता है r से, जो a है वो बहुत छोटा होता है r से, r को यानी कि a हो जाता है 0 के करीब, इसलिए हम उसको 0 मान लेते हैं, यानी 0 कहानी खत्म। तो जब a 0 हो गया तो बच गया क्या, तो हमारे पास सिर्फ r। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, आर स्क्वायर इंटू में 3/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ r के पावर में q। तो यही हमारा इनेट निकला, जो इनेट हमको वेक्टर फॉर्म में निकला, तो वहां पे माइनस कैसे है ये भी बता दिए कि दोनों माइनस की तरफ डायरेक्शन था दोनों का, इसलिए दोनों का साइन क्या आ गया, माइनस आ गया। लेकिन इसी को स्केलर फॉर्म में ले जाए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, यानी उसको मॉड लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर वेक्टर सब खत्म, जो बच गया वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी दोनों डायरेक्शन माइनस में जाए चाहे प्लस में जाए वो रहेंगे प्लस में, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसका मतलब स्केलर में हमें ये यूज करना है। अब इसी को कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा रहेगा, 1/4πε0 के जगह पे जानते हो क्या लिखेगा, 9 × 10⁹ लिखेगा, तो समझ जाना कि 9 × 10⁹ इंटू में p बटा में r क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यही है इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। चलो अब बताओ कि समझ में आया या नहीं। चलो अब तो हमने 2 बार रिकैप किया और अच्छे से बताने का प्रयास किया, और जहां तक हमें लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब आती है मेरी मेहनत का रिजल्ट के बारे में, यानी बताओ कि इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है, इक्वेटोरियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो अब तो निकल जाएगा,